छात्र जुड़ जाएं। पेड बैच की शुरुआत हो गई है, रोज़ लोग एडमिशन ले रहे हैं, इसलिए अभी वीडियो हम डिलीट नहीं कर रहे हैं। जब हमारा नया ऐप संडे को प्ले स्टोर पे आ जाएगा, आप उसको लॉगिन कर लेंगे तो हम इस वीडियो को उसमें भी ट्रांसफ़र कर देंगे, और चाहें तो 10-5 दिन और उसको देखें। उसके बाद फिर 3 दिन से ज़्यादा हम आपको वीडियो नहीं देंगे। देखिए, अभी जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों का इतिहास जहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके डाल दिया है, हमारे टेक्नीशियन ने डाला है। ऐसी परिस्थितियों में लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। अब जैसे हम अरस्तु शुरू करेंगे तो ऊपर अरस्तु लिखा रहेगा, अब अरस्तु में कितने लेक्चर बनते हैं वो लिखा रहेगा। फिर उसके बाद नया थिंकर शुरू होगा तो उसमें कितने लेक्चर बनते हैं वह उसमें लिखा रहेगा, ताकि आपको पता चले कि अरस्तु में कितने लेक्चर हैं, लाख में कितने लेक्चर हैं, हाफ्स में कितने लेक्चर हैं और किससे संबंधित है। अभी तक आपने प्लेटो की रिपब्लिक का अध्ययन किया, और प्लेटो के जो राजनीतिक विचार हैं उसमें इसी पुस्तक का सर्वाधिक महत्व है, और परीक्षा में यहीं से मैक्सिमम सवाल हर वर्ष बनते हैं। लेकिन अब परीक्षा है, इसके बारे में अनुमान लगाना या पूर्व घोषणा कर देना बेईमानी होता है। इसीलिए जब हम अध्ययन करते हैं तो पूरा अध्ययन करते हैं। चूँकि लगातार पैटर्न में बदलाव होता जा रहा है, टीजीटी जैसी परीक्षा में इंटरव्यू तक समाप्त हो गया है, तो स्वाभाविक है कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो हाई लेवल का हो सकता है। इसीलिए हम जो कुछ पढ़ा रहे हैं उसका व्यापक विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि अगर कोई छात्र ISPCS भी देना चाहे, UGC हायर एजुकेशन भी देना चाहे तो दे, क्योंकि ये परंपरागत चिंतक हैं और ये कुछ सरल होते हैं, इसलिए मैं इनको साथ में पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज हायर एजुकेशन, PGT, UGC, ISPCS इनको अलग करूँगा। यहाँ पर जो हम प्लेटो की चर्चा कर रहे हैं, तो प्लेटो की रिपब्लिक को हमने समाप्त किया, और प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम समय में 2 महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा, जिसे हम स्टेट्समैन और लॉज नामक पुस्तक के माध्यम से जानते हैं। ये प्लेटो के जीवन की अंतिम पुस्तक है। यद्यपि प्लेटो का पाश्चात्य जगत में महत्व उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक के कारण है, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा था कि रिपब्लिक को हम पॉलिटी कहते हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ है राज व्यवस्था। यानी यह एक प्रकार से यूनानी नगर राज्य के एथेंस का संविधान था, और इस पुस्तक में बताया गया था कि जो शासक बैठेगा वो आदर्श राज्य की स्थापना कैसे करेगा और राज्य में न्याय व्यवस्था को कैसे लागू करेगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सोशल साइंस में जो विचार दिया जाता है वह किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, और व्यक्ति के जीवन के अनुभव ही उसके विचारों का निर्माण करते हैं। कभी कभी व्यक्ति जब विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता है तो उसे कभी कभी अपने पूर्व विचारों पर भी संदेह होने लगता है कि क्या ऐसा संभव है,
इसीलिए प्लेटो जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुँचे तो उनको ऐसा महसूस होने लगा कि आदर्श राज्य का जो हमने सांगोपांग विवेचन किया है, क्या वह यथार्थ जगत में संभव है? प्लेटो जब वृद्ध हुए तो उनको तमाम सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। परिवार की भी आवश्यकता है वृद्धावस्था में, संपत्ति की भी आवश्यकता है। तो उनको ऐसा एहसास होने लगा कि हमने रिपब्लिक में जो बातें कही वह शायद व्यावहारिक जगत में लागू नहीं हो सकती। और मुख्य समस्या प्लेटो के सामने ये थी कि एथेंस की जनतंत्री सरकार ने, एथेंस की जनतंत्रीय सरकार ने सुकरात को विष का प्याला राज्य के कानून के अंतर्गत पिलाया था। इसीलिए प्लेटो को जनतंत्र और कानून से बड़ी घृणा हो गई थी। इसीलिए रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य की स्थापना का सपना उन्होंने देखा, उस आदर्श राज्य में जो दार्शनिक राजा बनाया था उसके ऊपर कानून का कोई बंधन नहीं लगाया और साथ साथ जनतंत्र को नकारते हुए कुलीन तंत्र की कल्पना किया था। क्योंकि जनतंत्र में जनता शासक को चुनती है और तत्कालीन व्यवस्था में उन्होंने शासक में जो उदंडता, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और निरंकुशता को देखा, उससे उनको लगा कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था में अनभिज्ञ, मूर्ख, अल्पज्ञानी जैसे व्यक्तियों का भी चुनाव हो सकता है। इसलिए प्रजातंत्र कभी भी जनहित के लिए उपयोगी नहीं होगा। इसीलिए जब वह अपनी वृद्धावस्था में पहुँचे और जीवन के अनुभव को उन्होंने व्यापक दायरे में देखा, तो स्टेट्समैन में उन्होंने रिपब्लिक में दिए गए विचारों को बदलने का प्रयास किया और जो बदलाव उन्होंने स्टेट्समैन में दिखाया उसका लाज में पूर्णतया विकास हुआ। स्टेट्समैन को ग्रीक में पॉलिटिक्स कहा जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजनेता या राजमर्मज्ञ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजनेता या राजमर्मज्ञ। राजनेता या राजमर्मज्ञ इसका शाब्दिक अर्थ होता है। जहाँ प्लेटो ने रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना किया था, रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना किया था, वहीं उस व्यवस्था को बढ़ाते हुए प्लेटो ने स्टेट्समैन में यह स्वीकार किया कि जो आदर्श राज्य है और जो दार्शनिक राजा का विचार है उसको यथार्थ जगत में, व्यावहारिक जगत में प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तक स्टेट्समैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य या संभावित सर्वोत्तम राज्य की बात कही।
और इसी सर्वोत्तम संभावित राज्य को उन्होंने आदर्श राज्य ना कहकर उपादर्श राज्य की संज्ञा दिया, और इसी उपादर्श राज्य को मिश्रित राज्य भी कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आदर्श राज्य और मिश्रित राज्य में क्या अंतर है? और मिश्रित राज्य में क्या अंतर है? तो आदर्श किसे कहते हैं? आदर्श राज्य वह राज्य होता है जहां सभी के कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है और कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे एक जगह आम का पेड़ हो तो आमे हो, एक जगह जामुन हो तो जामुन ही हो, महुआ हो तो महुआ का ही पेड़ हो। तो ये अपने आप में आदर्श हैं। लेकिन एक ही में एक डाल नीम की हो, एक डाल महुआ की हो, एक डाल आम की हो, एक डाल गूलर की हो, तो इसे आप क्या कहेंगे? ना तो इसे आप नीम कह सकते हैं, ना तो इसे महुआ कह सकते हैं, ना तो इसे जामुन कह सकते हैं, ना तो इसे आम का पेड़ कह सकते हैं। आप इतने कहेंगे मिश्रित पेड़ है। जैसे कासा होता है, कासा मिश्रित होता है। तो मिश्रित का मतलब होता है, आदर्श का मतलब होता है जिसमें सभी के कार्य का बंटवारा है। यानी दार्शनिक या शासक अपना काम करेगा, सैनिक अपना काम करेगा, उत्पादक वर्ग अपना काम करेगा, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अपने अपने कार्यों को करते हुए भी लोग एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करेंगे। तो ये एक आदर्श व्यवस्था है। जैसे भारत की वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण अपना काम करेगा, क्षत्रिय अपना काम करेगा, वैश्य अपना काम करेगा और शूद्र अपना काम करेगा। तो यह व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था है। इसीलिए माना जाता है कि प्राचीन कालीन व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था थी। तो अगर आपसे परीक्षा में आ जाए चिन्ह लगाने के लिए कि वर्ण व्यवस्था है, ए आदर्श व्यवस्था, बी यथार्थ व्यवस्था, सी मिश्रित व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं, तो ये आदर्श व्यवस्था है, ये आदर्श राज्य है। लेकिन जो उपादर्श राज्य है या जो मिश्रित राज्य है, इसका अब इसमें जो शासन कर रहा है वो वर्ग विशेष है, दूसरा उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन मिश्रित राज्य का शाब्दिक अर्थ है ऐसा राज्य जहां सभी वर्ग मिलजुल कर शासन करें। ऐसा राज्य जहां सभी वर्ग मिलजुल कर शासन करें। जैसे आज का राज्य जो भी सत्ता में है वो मिश्रित है, हर वर्ग के लोग सत्ता में हैं। इस व्यवस्था की तरह अलग अलग नहीं है। आज सत्ता में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, सब सत्ता में हैं। तो आज का राज्य मिश्रित राज्य है। इसी को संभावित सर्वोत्तम राज्य की तुलना किया। यानी आदर्श राज्य की कल्पना को आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ हेर फेर करते हुए, अपने जीवन के अनुभवों को जोड़ते हुए उन्होंने संभावित सर्वोत्तम राज्य की बात कही, जिसे उपादर्श राज्य या मिश्रित राज्य के नाम से जाना जाता है। मिश्रित राज्य ऐसा राज्य होगा जहां सभी वर्ग मिलजुल कर शासन करें। प्लेटो को ऐसा महसूस होने लगा कि जो उन्होंने रिपब्लिक में दार्शनिक राजा की बात किया है और इस दार्शनिक राजा को
कानून के बंधनों से मुक्त कर दिया है। आगे चलकर उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि यह राजा कहीं अपने विवेक का दुरुपयोग कर जाएगा तो जनता को नुकसान पहुंचा देगा। जैसा कि आगे चल कर के उन्होंने अपने आस पड़ोस के राज्यों में देखा कि जब वहाँ पे धनतंत्र या निरंकुश तंत्र स्थापित हुआ तो धीरे धीरे जनतंत्र समाप्त होने लगा और जनता के हितों की अनदेखी होने लगी और राजा मनमानी तरीके से काम करने लगा। इसलिए उनको ऐसा महसूस होने लगा कि ऐसा शासक जो दार्शनिक होगा, विवेकवान होगा और निरपेक्ष ज्ञानी होगा, वो व्यवहारिक धरातल पर नहीं हो सकता और यदि इसे कानून के बंधनों से पूर्णतया मुक्त कर दिया जाएगा तो यह जनहित को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने विवेक का दुरुपयोग करके यह एक निरंकुश शासक के रूप में परिणित हो सकता है। तो एक प्रकार से जो मिश्रित राज्य और शासक पर कानून के बंधन को उन्होंने अपनी पुस्तक स्टेट्समैन में स्वीकार किया, उसका पूर्ण विकास उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लाज में किया। इसीलिए इस किताब का नाम ही लिख दिया गया लाज। लाज का मतलब ही है कानून। यहाँ शासक को पूर्णतया कानून के अधीन कर दिया गया। प्लेटो स्टेट्समैन में राज्य का वर्गीकरण करते हैं। प्लेटो स्टेट्समैन में राज्य का वर्गीकरण कर रहे हैं। और स्टेट्समैन में राज्य का वर्गीकरण उन्होंने जब किया तो राज्य का वर्गीकरण करते हुए इस पुस्तक में किया। उन्होंने कहा कि राज्य दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक, कानून प्रिय राज्य। नंबर दो, कानून विहीन राज्य। अब उन्होंने माना कि कानून प्रिय राज्य कौन होता है? वह राज्य जिसमें शासक कानूनों से बंधा हुआ हो, यानी वह राज्य जिसमें शासक कानूनों से बंधा हुआ हो। अब स्वाभाविक है कि जब शासक कानून से बंधा होगा तो जो भी काम करेगा वो कानून के अनुसार करेगा, तो निश्चित रूप से वह अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। ऐसे में राज्य में रहने वाले लोगों को वह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि अगर शासक कानून से बंधा हुआ है तो शासक अपने विवेक का दुरुपयोग नहीं करेगा और ऐसे में राजतंत्र सर्वोत्तम शासन होगा।
और जो जनतंत्र है, वो निकृष्टतम शासन होगा। जब शासक कानून से बंधा होगा तो शासक अपने विवेक का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, सब कुछ कानून के अनुसार करेगा, तो वहाँ जनतंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वहाँ पर राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन होगा। लेकिन कानून विहीन राज्य की बात करते हुए कहते हैं वह राज्य जिसमें शासक कानूनों से बंधा हुआ नहीं है। तो अगर शासक कानून से बंधा हुआ नहीं है तो शासक अपने विवेक का दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि उसे अपने विवेक से काम करना है, तो उसके ऊपर विश्वास कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं दी जाती। हमने पीछे कहा है कि लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट्स, यानी सत्ता लोगों को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट बनाती है। इसीलिए किसी को पूर्ण पावर नहीं देना चाहिए। तो अगर शासक कानूनों से बंधा हुआ नहीं है तो वहाँ पर जनतंत्र, चूँकि जनतंत्र एक समूह का शासन होता है और समूह में कोई व्यक्ति अकेले नहीं होता और एक साथ सभी लोग भ्रष्ट या निरंकुश नहीं हो सकते। इसलिए जब कुछ लोग गलत करने लगेंगे तो कुछ लोग उसका विरोध करने लगेंगे। आप परिवार में भी देखते हैं, घर का एक सदस्य किसी गलत रास्ते पे चलता है तो घर के ही अन्य लोग खड़े होकर के अपने ही सदस्य का विरोध करने लगते हैं। आप राजनीतिक दलों को भी देखते हैं कि अगर राजनीतिक दल में कोई एक गलत रास्ते पे चलता है, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो एक समूह उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो निर्दलीय चुनाव जीत कर आते हैं, वो जो भी करें वही सही है, क्योंकि उनके ऊपर कोई हेड बॉस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कानूनों से बंधा हुआ नहीं है तो जनतंत्र सर्वोत्तम शासन होगा और राजतंत्र यहाँ पे निकृष्ट शासन होगा। तो इस प्रकार प्लेटो ने अपनी पुस्तक स्टेट्समैन में कानून के राज्य और उपादर्श राज्य या सर्वोत्तम संभावित राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया है और राज्य का वर्गीकरण करते हुए उसे दो भागों में बांटा है और यह बताने का प्रयास किया है कि प्लेटो ने जीवन की वास्तविकता के समक्ष किस प्रकार से जीवन के अंतिम समय में सरेंडर किया और उन्हें यह महसूस हुआ कि रिपब्लिक में उन्होंने सुकरात की मृत्यु की भावनाओं में बहकर जो विचार दिया है वह एक कल्पना मात्र ही है और वसुंधरा पर उसे उतारना संभव नहीं है। लेकिन अभी मैंने कहा कि स्टेट्समैन में जो कुछ उन्होंने कहा उसका पूर्ण विकास लाज में हुआ है। इसीलिए अब हम इस पुस्तक पर चर्चा करेंगे। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 5040 जनसंख्या की बात किया। अब जनसंख्या में प्लेटो ने नागरिकता की बात नहीं किया था, परिवार की बात नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि आदर्श राज्य वह राज्य होगा जहां 5040 यानी 5040 लोग होंगे। अब हमने कहा कि प्लेटो की जो पुस्तक लाज है, इसको चंद्रबिंदी लगता है,
लॉज है अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो। यह प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है। यह प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है और शुरू में भी मैंने बताया है कि प्लेटो का यह ग्रंथ आकार में सबसे बड़ा है। प्लेटो का यह ग्रंथ आकार में सबसे बड़ा है। और जिस समय प्लेटो यह पुस्तक लिख रहे थे उस समय उनके सबसे निकटतम और प्रिय शिष्य अरस्तु भी उनके साथ थी। इसीलिए कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि अरस्तु पर किस पुस्तक का प्रभाव सर्वाधिक है, तो चिन्ह लगता है कि अरस्तु पर प्लेटो की लाज का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। और लाज का अर्थ ही है कानून, इसीलिए अरस्तु शुरू से विधि के शासन या कानून के शासन के समर्थक हो गए। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि प्राचीन काल में विधि के शासन का संबंध किससे है, तो अरस्तु से है। प्राचीन काल में संवैधानिक शासन या संवैधानिक सरकार का संबंध किससे है, तो अरस्तु से है। संविधानवाद प्राचीन काल में किसकी देन है, तो चिन्ह लगता है कि अरस्तु। लगता है कि अरस्तु की देन है। तो अरस्तु पर इस पुस्तक का इतना प्रभाव पड़ा कि अरस्तु उसके कट्टर समर्थक बन गए। अभी मैंने कहा कि स्टेट्समैन में जो विचार प्लेटो ने रखा उसका पूर्ण विकास उसके अंतिम ग्रंथ लाज में हुआ है। इसीलिए माना जाता है कि उपादर्श राज्य या मिश्रित राज्य तथा कानून के शासन का विचार रूप से लाज में दिखाई पड़ता है। एक प्रकार से प्लेटो ने लाज में वैधानिक राजतंत्र और वैधानिक जनतंत्र का मिश्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और इसका साफ मतलब होता है कि शासन राजा करेगा लेकिन जनता की सहमति भी उसके लिए आवश्यक होगी। यही कारण है कि ऐसा प्लेटो ने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि जो शासक है वो विवेकवान ना हो, वह ज्ञानी ना हो। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो शासक है वह विवेकवान, वह
पूर्ण ज्ञानी हो, लेकिन उस पर कानून का भी बंधन हो, ऐसा उन्होंने माना। यानी शासक विवेकवान व पूर्ण ज्ञानी हो, लेकिन उस पर कानून का भी बंधन हो। अर्थात रिपब्लिक में जो उन्होंने एक विवेकवान व पूर्ण ज्ञानी शासक का विचार दिया, उसको अंतिम दौर तक छोड़ा नहीं, बल्कि उस पर कानून का बंधन लगा दिया। इसीलिए इसमें विरोधाभास दिखाई पड़ता है कि जब एक विवेकवान व्यक्ति सत्ता में बैठा हुआ है और अपने विवेक से उसे व्यवस्था चलाना है, तो फिर उस पर कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लेटो ने अपने अंतिम पुस्तक लाज में उन सभी विचारों को बदलने का प्रयास किया जो उन्होंने रिपब्लिक में दिया था। कैसे? जैसे नंबर 1, जहां रिपब्लिक में आदर्श राज्य की स्थापना का प्रयास हुआ था, वहीं लाज में उपादर्श राज्य या मिश्रित राज्य की बात कही गई। नंबर 2, जहां आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा के शासन का आधार केवल विवेक होगा, उस पर कानून का कोई बंधन नहीं होगा, वहीं लाज में दार्शनिक राजा को या विवेकवान शासक को कानून के अधीन कर दिया। तीसरी चीज, जहां रिपब्लिक में केवल राज्याश्रित शिक्षा यानी सरकारी शिक्षा की बात कही गई थी, वहीं लाज में राज्याश्रित शिक्षा के साथ साथ निजी शिक्षा की बात को भी प्लेटो ने स्वीकार किया। अगला, जहां रिपब्लिक में उत्पादक वर्ग के बच्चों को प्लेटो ने शिक्षा से वंचित कर दिया, वहीं लाज में उत्पादक वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा देने की बात कहा। अगली चीज, जहां रिपब्लिक में प्लेटो ने अभिभावक वर्ग अर्थात शासक और सैनिक पर साम्यवाद की व्यवस्था लागू करके उन्हें संपत्ति और परिवार से वंचित कर दिया, वहीं लाज में उन्होंने अभिभावक वर्ग को भी संपत्ति और परिवार रखने की छूट दे दिया, क्योंकि जीवन के अंतिम समय में सच्चाई का एहसास हुआ। इस प्रकार आपने देखा कि प्लेटो ने जीवन के अंतिम समय में अपने सारे विचारों को बदला। इसीलिए प्लेटो का महत्व स्टेट्समैन और लाज के कारण पाश्चात्य जगत में नहीं है, बल्कि प्लेटो का महत्व पाश्चात्य जगत में रिपब्लिक के कारण है, क्योंकि उन्होंने जिन आदर्शों को व्यक्त किया उसको तर्कों के साथ सही सिद्ध करने का भी प्रयास किया। इसी के साथ प्लेटो पूर्णतया समाप्त हो गया। अब अगला चिंतक हमारा अरस्तु होगा, और अब हम आज इतने पर ही समाप्त करेंगे, क्योंकि नया चिंतक नए दिन हम शुरू करेंगे। क्योंकि अभी कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि सर इसमें कुछ डाटा ज़्यादा लग रहा है, तो हमारा नया ऐप प्ले स्टोर पे संडे को जब आ जाएगा आप उसको ले लेंगे, उसमें हम वीडियो डाल देंगे और तब उसमें समय आपको कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।